चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 28 दिसंबर और आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस पहली कांग्रेस सेशन की तस्वीर है जिसमें 72 डेलीगेट शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक को किसने कंडक्ट कराया था? ह्यूम साहब ने, ए ह्यूम ने। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून लाए थे जिसकी वजह से एक तरह से जरूरी हो गया था कि एक नेशनल लेवल की एक संस्था होनी चाहिए। वो जो कानून थे जैसे आर्म्स एक्ट 1878, ये कानून आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1883। इन तीन कानूनों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। इसके गठन के लिए एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ए ह्यूम साहब ने सोचा कि भाई देश के जो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खासकर जो बैरिस्टर है, जो लॉयर है, उनसे इन्होंने बात की और ये तय किया कि हम लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे पूना में। साल के आखिरी 3 दिन हम पूना में मिलेंगे और वहां पे करेंगे बैठक इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन पूना में एक बीमारी फैली हुई थी, इसका नाम था कॉलरा, हिंदी में इसे कहते हैं हैजा। और इस वजह से एंड टाइम पे पूना का लोकेशन चेंज किया गया बॉम्बे को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई वो हुई बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें 72 डेलीगेट शामिल हुए थे और जिसमें अधिकतर बैरिस्टर थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो उस समय के जो सीनियर व्यक्ति थे उस सभा में, उनका नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता के बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। उसके बाद साल दर साल कांग्रेस के सेशन होते रहे और कांग्रेस के कुछ सेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 1906 वाला कांग्रेस सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वैसे मतलब इसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 सूरत में हुआ था और ये याद रखा जाता है सूरत स्प्लिट को लेकर, इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो धड़ बन गए थे। उसके बाद बात करेंगे 1911 वाला, अगली न्यूज उसी को लेकर है। 1911 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो भी हुआ था कलकत्ता में। और ये जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिशन नारायण धर। ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इस अधिवेशन में सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था। और 2021 में इसको 110 साल पूरे हो रहे हैं और भारत सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। इसको सेलिब्रेट कर रही है जनगण मन को पहली बार गाए जाने को। ये जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसी साल दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार लगाया गया था, इसका मतलब इस साल पहली चीज तो क्या हुआ था? जो राजधानी का ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल शिफ्ट की गई थी। कलकत्ता से कैपिटल कहाँ लाई गई थी? कैलकाटा से कैपिटल कहाँ लाई गई थी? दिल्ली लाई गई थी। और ये जो दिल्ली शिफ्ट किया गया था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, फिर दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया था, फिजूल खर्ची काफी ज्यादा हुई थी। कहते हैं जो किंग एडवर्ड था उसके जो ताज था जो वो पहना था, उसमें 6000 किस्म के हीरे लगे हुए थे, नगीने लगे हुए थे। तो इसका भी काफी विरोध किया गया इस सेशन में कि भाई आप जो इतना खर्चा कर रहे हैं मत भूलिए, ये हमारे लोगों का ही पैसा है। तो 1911 का जो अधिवेशन है इसने दिल्ली दरबार को क्रिटिसाइज किया और इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और जनगण मन को इस साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस रूप में मना रही? 110वीं वर्षगांठ के रूप में मना रही है। और जनगण मन जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में भी नीचे हम बात करेंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये पहली जो बैठक हुई थी उसके जो 72 डेलीगेट्स थे उनकी तस्वीर थी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर एमपी की बात करें तो एमपी में
1939 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ पे है, जबलपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 1939 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के ही लोगों से सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक समूह बनाया था। तो दूसरी न्यूज ये है कि भारत सरकार 110वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है जनगण मन की। जनगण मन कब गाया गया था, 1911 में, और ये सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बिशन नारायण धर। तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश का नेशनल एंथम लिखा है, इंडिया और बांग्लादेश का। और ये जो व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन नाम से पहले स्कूल की स्थापना की, जो कि बाद में आज यूनिवर्सिटी बन गया है, निकेतन। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं, फर्स्ट एशियाई व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज। किस चीज का नोबेल प्राइज मिला है, साहित्य का, लिटरेचर का। अब कब मिला है, 1913 में। ध्यान रखिए, जब साहित्य का नोबेल प्राइज दिया जाता है तो किसी एक कृति के लिए नहीं दिया जाता कि इन्होंने ये किताब लिख दी इसलिए इनको साहित्य नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इनके बहुत सारे काम को देखकर मिलता है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा काम था वो कौन सी किताब थी, गीतांजलि। और नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिला था कि इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, इसलिए मिला था कि गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो काफी बेहतरीन था। और वेस्ट कंट्रीज वाले ये उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि एक इंडियन, एक एशियाई की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो कंटेंट तो अच्छा था ही, साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा था, इसलिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य का। और ये पहले एशियाई हैं, फर्स्ट एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है साहित्य में। उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसका नाम था भारत भाग्य विधाता। और इस जो कविता है, इसका जो पहला स्टैंजा था, यानी पहला जो श्लोक था, वो है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और उसको हमने इंक्लूड कर लिया है अपने नेशनल एंथम के रूप में। और हमारी संविधान सभा ने हमारे नेशनल एंथम को कब अपनाया है, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को हमने 24 जनवरी 1950, और नेशनल फ्लैग, इन तीनों को हमने 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया। 1911 में कलकत्ता में इसका पहली बार इसका गायन हुआ था, और इसी को सेलिब्रेट कर रही है भारत सरकार। ये थी दूसरी न्यूज। तीसरी न्यूज में चलते हैं। ये स्पेस को लेकर न्यूज है। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो एक मिशन लॉन्च कर रही है, और इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। तो पहले एक कहानी सुनो। ये तस्वीर देखो पहले। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे धरती में एक बहुत बड़ा जानवर रहता था, उसका नाम था डायनासोर। और ये किस इरा का था, जुरासिक इरा का था। जुरासिक इरा कब से कब तक था, ये कल की क्लास में मैंने लिस्ट दी है। ये डायनासोर अचानक कैसे खत्म हो गए, इसके पीछे ये माना जाता है कि एक एस्टेरॉइड या एक क्षुद्र ग्रह रास्ता भटककर हमारी धरती से टकरा गया, और उसने हमारी धरती का जो क्लाइमेट है उसको इतनी तेजी से बदला, क्योंकि टक्कर हुई तो पहले तो बहुत तेज टक्कर होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, उस वजह से डायनासोर खत्म हो गए। और वो जो टक्कर हुई थी वो मैक्सिको के पास हुई थी, लेकिन उस टक्कर से डायनासोर खत्म हो गए। यानी ये कह सकते हैं कि हमारी जो धरती है अकेली, वो अंतरिक्ष में सेफ नहीं है। वहां पे बहुत सारे ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जो कि घूम रही हैं, सब किसी न किसी सूरज के चक्कर काट रही हैं, और कभी वो रास्ता भटक जाती है अपनी जो उनका एक्सिस है उसको, उससे अगर वो डेविएट हो जाती हैं तो वो हमारी धरती की ओर आ सकती हैं। और हम अपनी धरती के अंदर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, तो मालूम चले कोई भोला भटका कोई उल्का पिंड आके या कोई हेवनली बॉडी आके टकरा जाए और हम सब खत्म हो जाए, तो डायनासोर चल नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे। तो नासा ने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई भी चीज हमारी धरती की ओर आ रही है और टकराने वाली है, तो क्या हम उसका रास्ता बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, वो धरती में आकर टकराने वाली, मान लीजिए धरती है, इसमें टकराने वाली है। अगर हम इसका रास्ता बदल पाए तो हो सकता है वो ऐसे ऐसे चुपचाप निकल जाए और धरती से टकराए ही नहीं। मतलब हम क्या कह रहे हैं, उसके रास्ते को बदल सकते हैं क्या हम। तो नासा ने सोचा कि
हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अंतरिक्ष जो है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम अपने अंतरिक्ष का सिर्फ 1% जानते हैं, सिर्फ 1%, 99% हमें पता ही नहीं है अंतरिक्ष में क्या है। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि हमारी धरती सेफ रहेगी, किसी से कोई टक्कर नहीं होगी। तो नासा ने बोला कि हमें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इसका उसमें साथ दिया किसने? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इन दोनों ने बोला कि आप चलो मिलकर अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम लोग ये तय करते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं, क्या हमारे पास ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि जाएं और जाके इस पे किसी भी चीज पे टकरा जाए और उसका रास्ता बदल दे। आप लोगों ने कैरम खेला होगा, आप लोगों ने बैट बॉल खेला होगा, तो उसमें मान लीजिए बॉलर ने बहुत तेजी से बॉल फेंकी, तो आप अपने बल्ले का या तो आप उसको हिट करो या तो उसमें कट कर दो, तो बॉल कहीं और निकल जाती है और आपका रन हो जाता है। यानी हम चाह रहे हैं कि क्या हम इस पे कोई भी चीज आप इसमें ऐसी टक्कर कर दें क्या, जिससे उसका रास्ता बदल जाए। तो हमने बोला कि हम ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं क्या, जो कि जाए और बहुत तेजी से टकराए, क्या करे, टकराए, और टकरा के इसका रास्ता बदल दे, तो हमारी धरती में। तो नासा और ईएसए ने मिलकर सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कितने श्योर हैं, हमारी स्पेस क्राफ्ट जो है वो कितना मजबूत है, इसको देखने के लिए अपन एक क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डार्ट मिशन, और डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाम में टेस्ट लगा है, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं। तो नासा ने बोला कि हम अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं और हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो जो स्पेस क्राफ्ट वो भेजेंगे, तो किस रॉकेट से भेजेंगे? भाई स्पेस क्राफ्ट को तो अंतरिक्ष में जाना है, तो जिस रॉकेट से भेजेंगे उसका नाम है फाल्कन 9। और फाल्कन 9 एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट है, और इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स यूएसए की प्राइवेट कंपनी है, और इसका जो मालिक है वो टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का भी मालिक है, उसका नाम है एलॉन मस्क, जो इस साल का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो इस रॉकेट से, ये रॉकेट है, इस रॉकेट से जो नासा का क्या है, स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाएगा और वो वहां पर जाके टक्कर करेगा। लेकिन अब इसका नाम डबल एस्टेरॉयड क्यों है? क्योंकि ये जिस पर टेस्ट हो रहा है, जैसे एस्टेरॉयड पहले तो क्या होते हैं, अगर एस्टेरॉयड की हम बात करें, क्षुद्र ग्रह की हम बात करें, तो जो मार्स है, मार्स और जुपिटर, यानी मंगल और बुध के बीच में एक बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो कि सूरज के चारों चक्कर मार रही हैं, इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और इन सारे एस्टेरॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे हैं, इनको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये आपको मिलेगी मंगल और जुपिटर के बीच में। तो ये जो एस्टेरॉयड है, तो हमने इसमें से एक एस्टेरॉयड चुना, लेकिन हमने जो एस्टेरॉयड चुना, हमने जो क्षुद्र ग्रह चुना, उसका भी चक्कर कोई और लगा रहा है। तो हमने जो चुना, अब इसको हम इसमें तस्वीर में देखते हैं। चलिए, तो हम कहाँ टेस्टिंग करने जा रहे हैं? तो हमने जो इसको चुना, हमने चुना इस एस्टेरॉयड को, डीडीमॉस को, जो कि सूरज के चारों चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये जो एस्टेरॉयड है क्षुद्र ग्रह, इसके भी चारों ओर एक और क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहा है, इसका नाम है डीमॉर्फस। यानी ये खुद एक क्षुद्र ग्रह है, खुद एक एस्टेरॉयड है, लेकिन ये इसके चारों ओर भी एक एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहा है। तो आप सोचेंगे कि भाई इसके चारों ओर क्यों लगा रहा है? क्योंकि न्यूटन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1913 में, और उसमें कहा था हर बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो यान है, तो पहले मैं क्लियर करूं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा डार्ट मिशन है, और ये जाएगा और इस पर जाके सीधे टकराएगा, बहुत तेजी से जाके इस पर टकराएगा। और हम ये फिर देखेंगे कि क्या हमने इसका रास्ता बदला, क्या इसकी जो कक्षा है उसको चेंज किया, क्या हम कितने इसको चेंज कर पाए। ये हमारी धरती है, धरती ये धरती में टकरा नहीं रहा है, हम इस टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं इसे। तो इसका इसलिए नाम है डबल एस्टेरॉयड। क्यों नाम है? क्योंकि दो एस्टेरॉयड है, एक एस्टेरॉयड के दूसरी ओर एक और एस्टेरॉयड घूम रहा है। रीडायरेक्शन क्यों है? क्योंकि हम इसका डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, और टी मतलब टेस्ट। तो डार्ट मिशन अभी लॉन्च किया जा रहा है, और इसको पहुंचने में लगभग, यहाँ पे लिखा होगा, इसको पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। जब ये पहुंचेगा तो हिट करेगा उस, तब फिर करंट अफेयर्स में ये आएगा, और फिर हम शायद इसको पढ़ेंगे। तो ये दो हैं कौन,
जो बड़ा वाला इसका नाम है डिडीमॉस, दूसरा नाम है डाइमॉर्फस। तो हम डाइमॉर्फस पर अटैक करेंगे, डाइमॉर्फस में अटैक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये एस्टेरॉइड है, और एस्टेरॉइड कहाँ मिलते हैं आपको? मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह इनको कहते हैं। अगली न्यूज में चलते हैं। आर्क बिशप डेसमंड टीटू का निधन हो गया। आर्क बिशप डेसमंड टीटू का क्या हो गया? निधन हो गया। ये इनकी तस्वीर दिख रहे हैं आप लोग। आर्क बिशप क्यों, आर्क बिशप क्यों कह रहे हैं? ये एक तरह का टाइटल है, पदवी है, और ये टाइटल, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इनका नाम है टीटो बोल रहा हूँ। टीटो तो यूगोस्लाविया का नेता रहा है। टूटो, डेसमंड टूटो, इनका निधन हो गया। ये आर्क बिशप का इनके पास टाइटल था, मतलब ये जो कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसमें टाइटल में था। बिशप मतलब होता है पादरी। इनका निधन हो गया, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि आर्क बिशप थे, इनका निधन हो गया। ये जो व्यक्ति हैं, पहले तो इस व्यक्ति को देखो, ये जो चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। इस व्यक्ति को कहते हैं साउथ अफ्रीका का गांधी। साउथ अफ्रीका जो है, दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन ने, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनकी आबादी थी कम। आपको पता हो, गांधी भी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां भी उन्होंने काफी सारा आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। तो वहां के दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उसका नाम था अपार्थीड। इसका मतलब है रंग भेद की नीति। इन्होंने 3 तरह के रंग बताए भाई। एक तो होगा गोरा अंग्रेज, एक होगा कलर पर्सन, कलर मतलब जो भारतीय है, जो पाकिस्तानी है, और एक होगा काला यानी ब्लैक। इन्होंने अपनी अपार्थीड पॉलिसी में क्या बोला कि गोरों को छोड़ के जो ये कलर पर्सन है और जो काले पर्सन है, इनके लिए इनके रहने की जगह फिक्स होगी, इनके काम करने की जगह फिक्स होगी, इनके होटल फिक्स होंगे, इनकी रोड फिक्स होगी, इनके कपड़े फिक्स होंगे। मतलब एक तरह का भेदभाव कि भाई जिस मोहल्ले में गोरा रहता है वहां पे एक काला नहीं आ सकता। कालों की बस्ती गरीब होगी, कालों को हमेशा परमिट लेके चलना पड़ेगा, कालों को या कलर वालों को अगर गोरे घर काम करने में जाना तो परमिट मिलेगा उसे। इसको कहा गया अपार्थीड या रंग भेद, और इसके खिलाफ गांधी जी भी लड़े थे। इन गांधी जी तो फिर हमने देखा कि 1915 में भारत वापिस आ गए, लेकिन अपार्थीड खत्म नहीं हुआ, और इसको लेकर नेल्सन मंडेला भी लड़ा। और नेल्सन मंडेला ने जब इसके लिए बात उठाई तो इन पर लगा दिया देशद्रोह का अपराध, और 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया। उस जेल का नाम था रॉबिन आइलैंड। और अगले 27 साल ये व्यक्ति जेल में रहेगा, और उस जेल में एक किताब लिखेगा। उस किताब का नाम है, बहुत बेहतरीन किताब है, उस किताब का नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आजादी के लिए एक लंबी सफर को तय करना है, लंबा सफर चलना है। बाद में ये व्यक्ति छूटता है, और 1999 में ये साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बनता है, और पहला काला या पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है। हम ओबामा को देख के बहुत बड़ा सोचते हैं कि यूएसए का ब्लैक प्रेसिडेंट है, लेकिन ओबामा का भी आइडल ये दोनों ही रहे। तो डेसमंड तो टूटू हैं, इन नेल्सन मंडेला के साथ ही रहे हैं, और इन लोगों की एक पार्टी थी, उसका नाम था एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये अपार्थीड के खिलाफ बात करते थे, और अल्टीमेटली फिर इन लोगों की सरकार बनती है, और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। डेसमंड टूटू कहते थे कि भाई ये दक्षिण अफ्रीका है, ये तो रेनबो नेशन है। रेनबो आप जानते हैं, रेनबो मतलब होता है, बताइए उसको हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। रेनबो बारिश के बाद होता है, लेकिन रेनबो कब होता है? जब खूब मूसलाधार बारिश होगी, तब रेनबो निकलेगा। तो इन्होंने इसका नाम रेनबो नेशन इसलिए दिया था कि हमने खूब लड़ाई लड़ी है, हमने खूब एक तरह से, इस तरह मूसलाधार बारिश होती है, हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके बाद ये देश बना है, इसलिए इसका नाम कहते थे रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को। और इस नेशन में हर रंग के लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, या अपार्थाइड खत्म किया गया। हमारे संविधान में भी आप देखेंगे हर तरह के जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आपका संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 से 18, उसमें हर तरह के भेदभाव को मना किया गया है। और वो हमें इसी अपार्थीड से हमने एक तरह से उसको लिया है कि हम भी अपने देश में अपार्थीड या रंग भेद की पॉलिसी नहीं लाएंगे।
रंग-भेद के विरोधी, अपार्थाइड के विरोधी डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया है। नेल्सन मंडेला तो उनका निधन तो पहले ही हो चुका था। नेल्सन मंडेला गांधी से बड़ा इंस्पायर थे, इसलिए इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते थे। और इंडियन एक क्रिकेट में टूर्नामेंट होता था, उसका नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, इस ट्रॉफी का नाम बदल के भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है गांधी मंडेला ट्रॉफी। गांधी मंडेला ट्रॉफी, और ये क्रिकेट की है, क्रिकेट। तो डेसमंड टीटू एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और ये राष्ट्रपति रहे हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, सॉरी, ये साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके हमेशा साथी रहे हैं नेल्सन मंडेला के, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत बड़े व्यक्ति थे, ये अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति थे ये डेसमंड टूटू साहब। इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। इसलिए आप साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम देखेंगे तो उसमें आपको ब्लैक व्हाइट सब मिलेंगे। अगली न्यूज पे बात करते हैं, गोलन हाइट्स को लेकर बात करते हैं। गोलन हाइट्स क्या है? तो गोलन हाइट्स एक 1800 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो सीरिया का था, लेकिन 1967 में एक युद्ध हुआ था। 1967 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में इजराइल एक तरफ था और दूसरी तरफ थे लेबनान, सॉरी लेबनान नहीं थे, दूसरी टीम में थे सीरिया नंबर 1। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो 1967 में एक युद्ध हुआ था, 6 दिन ही चला था युद्ध। एक टीम में था इजराइल और दूसरी तरफ थे सीरिया नंबर 1, जॉर्डन नंबर 2 और इजिप्ट। इजिप्ट नीचे मिलेगा आपको नंबर 3। इन तीनों ने मिलकर इजराइल पे कर दिया हमला। 6 दिन ये युद्ध चला सिर्फ, और इजराइल ने इन तीनों की आर्मी को हरा दिया, और हराया तो हराया, तीनों की जमीन पे कब्जा कर लिया। लेकिन बहुत समय बाद जॉर्डन की जो जमीन लिया था वो भी दे दिया, इजिप्ट की जो जमीन लिया था वो भी दिया था, लेकिन सीरिया की जो इतनी बड़ी ये जमीन लिया था, इसका नाम है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स इसलिए नाम है कि यहाँ पे पहाड़ियां हैं, और यहाँ पे ये पूरा जो इलाका है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन गोलन हाइट्स पे पानी पर्याप्त मिलता है। जो सी ऑफ गलीली है, ये कोई समंदर नहीं है, ये साफ पानी का एक तरह का तालाब है, झील है, ये इसराइल के पास तब से था। और अभी न्यूज इसलिए आई है, इसराइल के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, इन्होंने कहा देखो 1967 से गोलन हाइट्स इनके पास है, ये गलत है भाई, तरीका तो गलत है भाई, आपने युद्ध लड़ा तो लड़ा, आपने उसकी जमीन कब्जा कैसे कर ली और अभी तक कब्जा किए हुए। नफ्ताली बेनेट ने अभी ये कहा कि हम गोलन हाइट्स में भाई इतने सालों से यहाँ पे इजरायली लोग रह रहे हैं। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि सरकार अब कोशिश करेगी कि यहाँ पे रहने वालों की संख्या डबल कर दी जाए। यानी एक तो आपने विवादित जमीन कब्जा करके रखी है, दूसरा अब आप यहाँ पे संख्या बढ़ाने वाले हो, लोगों को बोल रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो कि आप आओ जाके रहो, इसलिए न्यूज में आ गया गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स एक्चुअली में पार्ट किसका है? सीरिया का। जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा पार्ट, है पाकिस्तान के पास, वैसा ही हाल है। गोलन हाइट्स 1967 का जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें इसराइल ने सीरिया से कब्जा किया था, और तब से इसके पास है। इसराइल इसको इसलिए नहीं छोड़ता कि भले चीज तो ऊंचाई में है, और ऊंचाई में होने की वजह से लेबनान हो या सीरिया हो, इनके बहुत बड़े एरिया इसके कवर में आ जाते हैं। यहाँ पे एक मिसाइल लगा दे, एक टैंक लगा दे, तो बहुत बड़ा एरिया वो अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस बंजर जमीन में यहाँ साफ पानी की काफी सारे झरने हैं, झीलें हैं, इसलिए भी ये जमीन नहीं छोड़ता। तो ये जो इसराइल है, इसराइल की इधर देखिए आपको क्या मिलेगा? भूमध्य सागर मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा? लेबनान मिलेगा, इधर क्या है? सीरिया, इधर क्या है? जॉर्डन। और जॉर्डन नाम की एक नदी भी है, और नदी का ये जो हिस्सा है, ये नदी का कौन सा हिस्सा होगा? पश्चिमी हिस्सा होगा। इंग्लिश में से कहते हैं वेस्ट बैंक, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी किनारा। तो वेस्ट बैंक किसके पास है अभी? वेस्ट बैंक में भी इसराइल का कब्जा है, वेस्ट बैंक भी इसराइल का कब्जा। ये नदी का वेस्ट बैंक, और ईस्ट बैंक तो जॉर्डन का ही है। तो एक नदी है वेस्ट बैंक, सॉरी जॉर्डन नाम की एक नदी भी है। तो जॉर्डन नाम का देश है, जॉर्डन नाम की एक नदी भी है। तो गोलन हाइट्स ध्यान रखिएगा कि इसराइल और सीरिया के बीच की एक काफी उपजाऊ जमीन है। सीरिया की थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इसराइल ने कब्जा कर लिया, तब से छोड़ा नहीं है। और अब यहाँ के
प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट क्या कह रहे हैं कि भाई अब तो हम यहाँ पे और आबादी बढ़ाएंगे, जो करते बने कर लो। और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी ये विवादित एरिया है। जिस तरह पाकिस्तान आग दिखाता है हम नहीं छोड़ेंगे पीओके, वैसे ये भी दिखाता है दम हो तो लड़ाई कर लो, दम हो तो अटैक कर लो। ठीक है, तो इसराइल एक यहूदी देश है और इसराइल की जो कैपिटल है, इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूशलम है। लेकिन जेरूशलम भी विवादित शहर है, यहाँ पे मिलेगा जेरूशलम, वो एक तरह से डिस्प्यूटेड शहर है, क्योंकि जेरूशलम के भी दो हिस्से हैं, एक वेस्ट जेरूशलम और ईस्ट जेरूशलम। ईस्ट तो पैलेस्तीनियों का कब्जे में है और वेस्ट वाला इसराइल के कब्जे में है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे इसराइल की कैपिटल तो पूरी पूरी जेरूशलम दिखा देगा, जबकि एक्चुअल में वेस्ट जेरूशलम इसके पास है। ठीक है, तो 1948 में इसराइल बना था और इसराइल एक यहूदी देश है और इसके चारों जितने भी देश हैं आपको मुस्लिम देश मिल रहे हैं। और कई बार इन्होंने कोशिश की, 48 में कोशिश की, 67 में कोशिश की, फिर 73 में कोशिश की कि भाई इसराइल को खत्म कर दे, उसको हरा देंगे। इसराइल हर बार इन लोगों को हराता है और हर बार इनका एरिया कब्जा ही कर लेता है, बाद में फिर कुछ समय बाद छोड़ देता है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, रिस्पॉन्स अपना कर दो। ठीक है, और ये पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सिविल जॉब्स एकेडमी वाला, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।